मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई वायर है और उस वायर को चार्ज कर दिया जाए और उसके आसपास कोई चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाता है तो उसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। अगर याद हो तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि कोई वायर है और ये वायर चार्ज है, इंफिनिटी लेंथ का वायर है और इसको हमने चार्ज किया हुआ है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पर? लैम्डा। चार्ज डेंसिटी तीन तरह की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर क्योंकि चार्ज किस में, लेंथ में है, तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लेंथ वाली। तो चार्ज Q बाई एल, ठीक है। या यूं भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू dQ बाई dl। अब इसके आसपास क्या एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लो, एक Q चार्ज है और ये V वेलोसिटी से इसके चक्कर लगा रहा है किसी रेडियस r में। तो हमसे पूछा था कि इसकी वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टू फोर्सेज हैं। एक फोर्स तो हो गया हमारा कौन सा भाई? F सेंट्रीपिटल, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अवेलेबल कराएगा? वो अवेलेबल कराएगा जिसके फील्ड में वो मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सबको याद है क्या होता है? mv²/r। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? QE। E किसके कारण? वायर के कारण। वो क्या बताया था मैंने आपको? 2k λ/r। कोई भी चार्ज वायर है उससे r डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो क्या होता है? 2k λ/r। जहां पर लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी, r डिस्टेंस और k क्या है? कांस्टेंट, दैट इज 1/4πε0। ये आप लोगों को पता है। अब ये फोर्स QE देखो यहां से, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, देयरफॉर mv²/r इज इक्वल टू Q2k λ/r, ठीक है। तो यहां से अगर वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो बेटा, r से r तो हो गया कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? √2kq लैम्डा बाई ये m नीचे आ जाएगा m, ये वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी चार्ज हो तो यहाँ पर, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें बाहर की तरफ फोर्स चाहिए। अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन सारा किस पर बेस्ड है? इसी पर बेस्ड है। आपको क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके इक्वल करना है? इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल करना है। क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में अगर मूव कर रहा है, if any charge particle is moving in a field, the necessary centripetal force is provided by the force in which field the particle is moving। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था उस दिन, लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से यही चल रहा था। मैंने ये इसलिए बताया आपको क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था एक बार नीट में, वो क्वेश्चन करते हैं अब अपन, ठीक है। ये नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग में से नोट कर लेना, बाद में क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या आया था, डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन उसकी थीम यही थी जो मैं करा रहा हूं आपको। देखो, एंड द क्वेश्चन वाज, नीट में आया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज revolving around a charged infinitely long wire of density 10⁻⁻7 coulomb per meter. Calculate the velocity of electron. Yeah, the velocity of electron is
ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो आपको लग रहा होगा सारी चीजें हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द चार्ज पार्टिकल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी वायर के आसपास चक्कर लगा रहा है, मैंने नेगेटिव डेंसिटी दी, देखो 10⁻⁻7 -10⁻⁻7 क्यों दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है, और ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ये इसकी रेडियस r मान है, ठीक है भाई। अब आप सोचेंगे सर इसमें कुछ दिया हुआ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, सब कुछ दिया हुआ है बेटा इसमें, देखो क्या क्या चाहिए था अपन को, इस फॉर्मूले के अनुसार देखें अपन क्या क्या चाहिए। 2 जानते हो, 2 तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, 2 तो सदियों से 2 ही है। के क्या होता है बोलो, 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कूलम्स लॉ में अपन ने पढ़ा था, ठीक है सर। 2 हो गया, के हो गया, बचा क्या क्यू। क्यू किसका है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, यही होता है। और क्या चाहिए, लेमडा, चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर में अपन को दे रखी है, तो ये लेमडा हो गया हमारे पास -10⁻⁷ कूलम पर मीटर। और क्या चाहिए, एम। एम किसका, मास। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास ही मैंने आपको लिखा रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर आप ये सोचो कि हमें सब कुछ दे दिया जाएगा, जी नहीं, यहाँ पर केवल मैंने डेंसिटी दी है, बाकी सब कांस्टेंट है। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको याद होना चाहिए, क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद होना चाहिए। मैंने एक दिन याद करो, वही अपने क्लास में लिखवाए थे सारे, जितने भी चार्ज होते हैं, जितने मास होते हैं, सारे लिखवाए थे मैंने, आपकी कॉपी में देखना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, क्या बचा, केवल लेमडा। लेमडा अपने दे ही रखा है, सारे इसमें वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। सोल्व करो इसको और मुझे बताओ जरा क्या आंसर है, सोल्व करो। मैं रिकॉर्डिंग ब्लॉक करता हूँ और करके बताना मुझे, सारी वैल्यूज रखो इसमें फॉर्मूले में और सोल्व करके बताओ क्या आता है। कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट क्या है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड अ चार्ज वायर, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपको याद होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू QE। अब E किसका, E किसका, वायर का। वायर का E क्या सिखाएगा सर ने, 2k λ/r। पुट कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, R अपने आप कट जाएगा, V की फॉर्म आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार कई हर एग्जाम में आए, ध्यान रखना। और एक एप्लीकेशन करते हैं इसका, देखो दोस्त का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब यहाँ होता है ऐसा स्फीयर जो अंदर से होलो है, खोखला है, और चार्ज का है उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे चार्ज मान लो इसकी रेडियस r है, और जो चार्ज है वो कहाँ है, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको बताना पड़ेगा कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर, r>r जब पॉइंट आउटसाइड हो, r=r जब पॉइंट सरफेस पर हो, और r>r जब लेस देन r जब पॉइंट इसके अंदर हो। तो हमें 3 जगह फाइंड करना है। मान लो अपन बोल देते हैं
P पॉइंट, Q पॉइंट, P Q R इसमें आ रहे हैं तो कुछ और दे देते हैं, A B C। ठीक है, तो A पॉइंट कहाँ चला गया बेटा? बाहर, इसका मतलब यहाँ निकालना है। B पॉइंट कहाँ गया? इसके सरफेस पर। और C पॉइंट कहाँ गया? इसके अंदर। तो किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण उसके सरफेस पर, उसके बाहर और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, वो हमें सीखनी है। ठीक है, आप ये नोट कर लो फटाफट। नोटेड। चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं R ग्रेटर देन R पर, कि R ग्रेटर देन R पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा गॉसेस लॉ से। ठीक है, पहला पॉइंट R ग्रेटर देन R, ठीक है ना, पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल। अब अगर मान लीजिए पॉइंट बाहर है, मैंने आपको सिखाया था जब भी आपको गॉसेस थ्योरम लगानी है सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस शुड बी सेम, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं मान लो इसके बाहर ये पॉइंट ले लूं यहाँ से R डिस्टेंस पर, तो ये क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस हो गया हमारा, ये गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, E और DA का डायरेक्शन देख लेंगे, ये E ये DA, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है। और जो सरफेस का डायरेक्शन या एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब देयर इज नो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। देयरफॉर गॉसेस थ्योरम लगाओ, इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E dot dA इक्वल टू 1 upon epsilon टाइम द चार्ज enclosed by the surface। हमने मान लिया कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज है ये चार्ज कितना है भाई? Q है। अब देखना ध्यान से, और इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E dA cos 0 लिख रहा हूं मैं। cos 0 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि E का और D का डायरेक्शन सेम है। जब सेम डायरेक्शन तो इसका मतलब देयर इज नो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द E एंड DA, राइट, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा cos 0 होता है 1, E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो E इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dA क्या है? एक छोटा सा एलिमेंट है, किसके ऊपर? स्फेरिकल शेल के ऊपर। अगर सारे एलिमेंट, आपने फुटबॉल देखा है ना, फुटबॉल के ऊपर छोटे 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 स्फीयर टाइप के बने होते हैं, स्फीयर नहीं होते हैं वो तो हेक्सागोन्स होते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक पूरा सरफेस है उसको छोटे 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 सारे अपने एलिमेंट्स को मिला देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? पूरे सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। और जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 pi r square। yes, तो E 4 pi r square Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या होता है? K। तो E इज इक्वल टू K Q अपॉन r स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में चौथे 5वें लेक्चर में बता दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द point charge it is also equal to
के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये कहां पर है, ई आउट, बाहर का जो पॉइंट है ई आउट वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब बाहर जो ई आउट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। जैसे जैसे अपन इस सरफेस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे 3 स्फीयर्स हैं,